हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों आज आपके सामने एक और नया वीडियो, एक और नया अपडेट लेके आया हूं, जहां पे हम पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक एनालिसिस करेंगे और उसका ट्रेंड फोरकास्टिंग करेंगे और ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उसका जो प्राइस एक्शन है, शेयर प्राइस मूवमेंट है, वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं दे रहा हूं ट्रेड या इन्वेस्टिंग के लिए। आप अगर अपना पैसा लगा रहे हैं, किसी भी स्टॉक पे लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, तो प्लीज़ अपना रिसर्च कीजिए, उसके पीछे टाइम दीजिए, अपना नॉलेज पुट थ्रू कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। किसी का वीडियो देख के, न्यूज़ पढ़ के, व्हाट्सएप और दोस्तों से मिलजुल के वैसा सलाह मशवरा करके ऐसा मत कीजिए दोस्तों, अदरवाइज पैसे और टाइम दोनों बर्बाद होंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं बैंक की, तो आप एक बात समझ लीजिए कि बैंक जो है वो किसी भी अलग सेक्टर से, खासकर फाइनेंस में बैंक वो अलग सेक्टर जो भी है, आप मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, कंज्यूमर ले लीजिए, एयरलाइंस ले लीजिए, टेलीकॉम ले लीजिए या फिर कोई अदर सेक्टर ले लीजिए, उनसे जो बैंक्स का वैल्यूएशन है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बैंक्स को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ता है, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि अलग कंपनियों का जो गुड्स होता है, वो जो माल बेचते हैं और जो उनके बदले में पैसा मिलता है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो भी कंपनी का जो गुड्स या सर्विसेज है वो पैसा नहीं रहता है, वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, उसके बदले में उनको इन रिटर्न पैसा मिलता है। लेकिन बैंक्स के केस में ये अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि बैंक्स जो लेते हैं वो भी पैसा है, जो देते हैं वो भी पैसा है, और बीच में जो मुनाफा कमाते हैं वो भी पैसा ही है। तो उनका इन एंड आउट, थ्रू एंड थ्रू पैसा ही रहता है। तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक बैंक के साथ या फिर अदर कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैंक के साथ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होगा ये पीएसयू बैंक है, जहां पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और जहां पे मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर है वो सरकार के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जनरली रहता है। तो आप जब प्राइवेट कंपनी से उसका वैल्यूएशन मेजर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का फंडिंग या बैकिंग रहता है पीएसयू बैंक्स के पास, उनसे उनको एक एडवांटेज रहता है जो एडवांटेज प्राइवेट बैंक्स के पास नहीं है। आप देख लीजिए कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया है पीएसयू बैंक्स ने, वैसा अगर परफॉर्मेंस किसी प्राइवेट बैंक ने दिखाया होता तो शायद अभी तक वो बैंकरप्ट हो जाती, नहीं तो आरबीआई और जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इंटरफेयर करके वो किसी दूसरे अच्छे बैंक के साथ उनको मर्ज कर देता, उनका एग्जिस्टेंस ही मोर और लेस खत्म हो जाता। तो ऐसा कुछ होता। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा उनमें इनफ्लो करते रहती है, तो उनको जब हम प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को भी अपन जब देखेंगे तो उनको देखने का तरीका अलग होगा। तीसरी बात ये है कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये अभी थोड़ा ज़माना बदल गया, मतलब आप सिटीज़ में जाएंगे तो जो आपको पब्लिक कॉरपोरेट्स भी होंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी होंगे, उनके जो कॉरपोरेट हाउसेज है या मेट्रो सिटीज़ में, वन टायर सिटी में जो उनके ब्रांचेस रहते हैं, वो उनमें जो बैठते हैं एग्जीक्यूटिव्स वो प्रोफेशनल रहते हैं, उनका बिहेवियर भी उस टाइप का होता है। लेकिन ये आपको अक्रॉस नहीं देखने मिलेगा। मैं जब अक्रॉस बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनका रीच छोटे से छोटे गांव में है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं है, आप याद रखिए। तो मेरा कहना ये है, क्या उसी टाइप का व्यवहार, क्या उसी टाइप का एक्सपीरियंस वो एक गांव में भी मिल रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से, जो एक्सपीरियंस प्राइवेट बैंक थ्रू आउट देता है, अपने हर एक ब्रांच में मेंटेन करता है अपने, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो या किसी टाउन में हो। तो क्या पब्लिक सेक्टर बैंक ये करता है? सिंपल जवाब है उसका नहीं। आप देख लीजिए, जो आप अगर पूरे भारत में घूमते हो तो आप देखेंगे कि जहाँ पे सिटी है वहाँ पे उनका जो बिहेवियर रहेगा बहुत अलग रहेगा। और दूसरी बात है कि आप अगर छोटे से गांव में जाएंगे तो वहाँ पे जो बिहेवियर है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, कि मैं सिंपली बोलता हूँ एक चीज़ कि अभी, और ये बहुत ज़रूरी है ये बदलाव आना, कि जब हम
प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो हम एक इंस्टीट्यूशन से डील करते हैं, लेकिन जब हम वही बात है, जब हम पब्लिक सेक्टर किसी बैंक से बात करते हैं तब हम इंडिविजुअल से डील करते हैं। आपका अगर पर्टिकुलर एक्स बैंकर जो वहाँ पे किसी भी पोस्ट में वो है, आप चाहे एग्जीक्यूटिव हो या मैनेजर हो या चपरासी हो, अगर आपका उससे अच्छा पटरी खाता है, आपके टर्म्स अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो आपका काम तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत प्रोमिनेंट इश्यूज है, और ये थोड़ा ताज्जुब होता है बोलने में कि आज तक इस पे फुल्ली फ्लेज्ड काम नहीं हुआ है। ये चीज़ आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। अब ये इंट्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका रीज़न ही वही है कि आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मैं खाली फंडामेंटल्स ही देखूँ। फंडामेंटल्स के साथ साथ बैंक जिस टाइप का जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, जिस टाइप का एक्सपीरियंस दे रहा है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैंक कस्टोडियन होता है हमारे पैसों का। हम अपना भरोसा, अपना पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी बैंक के पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा है कि वो हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे वहाँ पे, और उसके बदले हम चार्ज पे करते हैं, और बैंक जो देता है इंटरेस्ट वो उस पर कमा के हमको कुछ शेयर देता है, लेकिन उनका बिजनेस है और उनको वो जो कस्टोडियन है। लेकिन आप पिछले गए कुछ सालों से देखेंगे जिस तरीके से एनपीएस निकले हैं, उसके बाद फ्रॉड पे फ्रॉड निकले हैं, पंजाब नेशनल बैंक भी उन्हीं में से है। क्या फ्रॉड पे फ्रॉड निकले, जब नंबर्स की बात करेंगे वो भी देखेंगे। तो ये सब इश्यूज इतने सारे कल्मिनेट होने के बाद, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर ये प्राइवेट होता अभी तक तो उसकी स्टॉक की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई हो चुकी होती। तो ये सब बात आपको ज़रूरी रखना बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड टेक्निकल। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अभी पहले बेसिक उसका देख लेते हैं, स्टेटिस्टिक्स। अब देख लीजिए 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कहीं से भी ये छोटी बैंक नहीं है वैसे भी, क्योंकि जब इसका क्राइसिस शुरू हुआ था, इनके बैंक के घोटाले आए थे 2-3 साल पहले, तो उससे पहले ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दूसरा सबसे बड़ा बैंक था। पहले नंबर पे एसबीआई, दूसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन शेयर प्राइस की अच्छी खासी पिटाई हुई थी और उनका मार्केट कैप बहुत बुरी तरीके से गिरा था। तो उसी का नतीजा है। उसमें भी आप देखेंगे कि इसका जो 52 एक हाई लो है, अब देखिए यहाँ पे आधा होके रह गया है। प्लस आप इसका प्राइस टू अर्निंग देखिए नेगेटिव है। अब नेगेटिव प्राइस टू अर्निंग से क्यों है? जाहिर सी बात है, नेट इनकम नेगेटिव होगा, इसका ईपीएस नेगेटिव है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव है, मतलब आप कुछ कमा नहीं रहे इन जनरल। ठीक है, अगर फंडामेंटल पे बात करें तो आप फंडामेंटल जब नेगेटिव में है तो मेरे को सोचना पड़ेगा मैं क्यों लूँ इसको, मैं एक पीएसयू को क्यों लूँ। कि अब देखिए पीएसयू बहुत बार जब भी गवर्नमेंट पीएसयू की बात करती है तो एक्शन शुरू हो जाता है, उस स्टॉक में ट्रेडिंग होना शुरू हो जाता है। 1-1.5 महीने तक इतनी अच्छी खासी तेजी रहती है कि शॉर्ट टर्म में आप 30-40 इवन 50% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन वो ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट जब करना है तो आपका एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए और बिजनेस में क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो उतना है, बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है और गवर्नमेंट बैकिंग है, सिर्फ उसी वजह से मेरे को इन्वेस्ट करना है ये जरूरी नहीं है। अब जहां तक शेयर होल्डिंग का बात देख लीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक किस तरीके से बढ़ाया, 70 से अभी 83% है। आप देख लीजिए सेंट्रल या उसका जो शेयर प्रमोटर है कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों मिला के 83% का स्टेक होल्ड करते हैं। और एफपीआई, एफआईआईज और अदर्स के पास बहुत ही छोटे अमाउंट है। तो जाहिर सी बात है जब फ्लोट ही नहीं होगा, इतना बड़ा जो स्टेक है वो गवर्नमेंट खरीद के बैठी हुई है अपने पास, वो होगा ही नहीं अगर, तो मार्केट शेयर एक लिमिट के बाद आप बेचेगा कौन? गवर्नमेंट नहीं बेचने वाली अनलेस कि उनको अच्छा भाव मिले। और जब वो प्रमोटर है, उनको बैंक को, इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं कि किसी बैंक को फेल होने दिया जाए, तो वो भी नहीं है। तो ये सब वजह है कि एक पीएसयू को जब हम कंपेयर करेंगे एक प्राइवेट बैंक के साथ, प्राइवेट बैंक को कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है, उनको मार्केट में भरोसा दिलाए रखने के लिए उनको बहुत सारे चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एम्प्लॉय बिहेवियर की बात करें, वो चीज़ में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अगर इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग पैसा लगाने की बात करूं, क्योंकि
ये जो पैसा मैनेज कौन कर रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। तो अगर वो तरीके से उनका बिहेवियर सही नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई, मैं वैसे बैंक में पैसा क्यों रखूं, मैं अपना पैसा कहीं पे रखूंगा, तुम कस्टोडी, तुम बैंक के भरोसे कि बैंक मेरा पैसा सुरक्षित रखेगी, वो इधर उधर लोन बांटेगी, तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो गवर्नमेंट से बात करो। ये सब पैरामीटर्स पे मेरे को ना तो उसमें पैसा रखना है, ना तो उसमें इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि मैं अपना अपना पैसा फंसाऊंगा और कुछ नहीं। गवर्नमेंट खरीद के रखी है ठीक है, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये सब चीज़ों का दोस्तों बहुत बारीकी से ध्यान रखिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, चलिए इसके PNL की बात करते हैं। अब इसका PNL देखिए, 1,22,000 2010 में, 2019 में 2,48,000, मतलब समझ लीजिए मोटा मोटी 150%। लेकिन अगर हम पिछले 5 साल की 2015, 16, 17, 18, 19, अब देखिए हार्डली ग्रो किया है इसका रेवेन्यू, क्योंकि उसके बाद जब स्कैम्स आना शुरू हुए थे, फिर उनको प्रोविजन लेने पड़े, बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में। अब देखिए यहाँ पे 2,48,000, उसमें से ऑपरेटिंग इनकम बचता है सिर्फ 94,000, मतलब 1,53,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर निकल जाता है। उसके बाद क्योंकि ये बैंक्स है इसीलिए उसका वैल्यूएशन अलग है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट बचता है वो उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो लिया और जो दिया उसके बीच का जो मार्जिन है वही उनका प्रॉफिट है। तो आपका जाहिर सी बात है, आप पिछले फंडामेंटल के बेस पे देखेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे 2013 से 12-13 से आपका ऑपरेटिंग इनकम 1,08,000, आपका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर उसका दुगना। आप कहीं से भी देख लीजिए उल्टा बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम आपका कम होते गया है और इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ते गया है। उसके बाद सेव कहाँ हुआ है, ये जो अदर इनकम है। अब बैंक के पास सबसे ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, आपको पता रहना चाहिए, एक बैंक के पास सबसे ज़्यादा सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के, क्योंकि वो डायरेक्ट पैसे में डील करता है, चाहे वो ट्रेजरी मैनेजमेंट के थ्रू हो या तो उनके अदर सर्विसेज जो डायरेक्ट जो ऑर्गेनिक सर्विसेज, इनऑर्गेनिक सर्विसेज के थ्रू हो, या बहुत सारे ऐसे तरीके जिनसे वो पैसा चार्जेस उनके काटते हैं और वो कमाते हैं उनसे, तो उससे उनको आता है चीज़। तो आप जहाँ पे नेट इनकम देखेंगे, यहाँ पे ये सेव होने, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कम होने, जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्या उसका ऑपरेटिंग जो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो टर्नओवर देखेंगे आप उसको, वो मैच नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मैं यहीं तक रुक जाऊँ तो मैं देखूंगा ये नेगेटिव है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग इनकम है 1,00,000 का, इनको इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर देना है 2,82,000 का, तो कहीं से भी फिट नहीं बैठता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अदर सपोर्ट करने के लिए है, तो यहाँ पे और बाकी थोड़े बहुत अदर आइटम्स है, तो वो घूम फिर के आपका आ जाता है कि 36,000 का। लेकिन पिछले 2 साल से आप देखिए नेट इनकम इसका नेगेटिव है, और वही चीज़ आपको EPS में भी नजर आएगा, जहाँ 25 का EPS 25, 29 के बाद 28, 20, 18, उसके बाद माइनस में घुस गया। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये कोई प्राइवेट कंपनी होती तो उसका क्या हाल हुआ था, अभी तक क्या कंपनी का सस्टेनेबिलिटी रहता। तो यहाँ पे मैं इसीलिए शुरू से बोल रहा था, गवर्नमेंट का बैंकिंग एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है, और बैंक्स के बारे में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, चाहे स्टॉक मार्केट वाला, सबके परसेप्शन और व्यूज अलग रहते हैं, क्योंकि हम बैंक कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर किसी का पैसा फंस गया है वो गालियाँ देगा, वो अगर किसी सिटीजन का एक हार्ड अर्न मनी जो कमा के बैंक में रखता है और बैंक के इररिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर कुछ होता है तो वो गालियाँ देगा। लेकिन एक स्टॉक मार्केट में जो बैठा है, जो पैसा लगाने वाला है, वो देखेगा कि भाई ये पोजीशन है, इसके बाद क्या हो सकता है, क्या मेरे को मुनाफा हो सकता है स्टॉक प्राइस में, वो इस बारे में सोचेगा, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा। तो परसेप्शन और व्यू सबके लिए अलग अलग है बैंक के, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उसके बाद बैलेंस शीट की। अब बैलेंस शीट में देखिए, आप उसका कैश देखिए, कैश लेवल कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। यहाँ पे कैश लेवल, उसका दोस्तों रीजन है इनका कैश लेवल बढ़ने का, क्योंकि इनको जब घोटाला हुआ, बाकी चीजें हुई, तो जाहिर सी बात है इनको जो फंडिंग जो करना है, इनका फंडिंग बहुत स्लो हो गया है। आप चाहे प्राइवेट बैंक बोलिए, पब्लिक बैंक बोलिए,
जैसे जैसे डिफॉल्ट्स निकल रहे हैं, इरेगुलरिटीज निकल रहे हैं, बैंक के पास कैसा कैश है लेकिन वो डिपो वो बाहर नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तो डिमांड का प्रॉब्लम है, उसके बाद आपके इतने सारे इश्यूज है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो गई है चीज़ें, तो बैंक भी बहुत सतर्क हो गई है इन चीज़ों में, तो उसका असर आपको दिखेगा ही दिखेगा। फिर आप देखिए यहाँ पे रिटेन अर्निंग्स, क्योंकि प्रोविजन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, आप उनका अगर प्रोविजन चेक करेंगे यार, उनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है कि हमारा ये भी एनपीए हो सकता है, वो भी एनपीए हो सकता है, तो उसका झटका आपको प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ा तो रिटेन अर्निंग्स पे पड़ा। जाहिर सी बात है, रिटेन अर्निंग वो अर्निंग होता है जहाँ पे आप नेट इनकम कमाते हैं, ये आप नेट इनकम कमाएं, आप अगर नेगेटिव नेट यहाँ पे जैसे पॉजिटिव फॉर एग्जांपल 11,000 है यहाँ पे, तो कुछ वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाकी फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है ना कि रिटर्न अर्निंग्स भी नेगेटिव ही होगा, तो ये चीज को आप समझिए। साथ में जब हम रेशियोज की बात कर रहे हैं, बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। आप ये बात याद रखिए, अलग अलग चीज़ों को बैंक्स के लिए डेट टू इक्विटी मैटर नहीं करता है। डेट टू इक्विटी इसलिए मैटर नहीं करता है क्योंकि वो जो लेते हैं वो भी पैसा है और जो देते हैं वो भी पैसा है, तो जाहिर सी बात है बैंक को चलाने के लिए उनको पैसा उठाना ही पड़ता है, तो उनका डेट टू इक्विटी बहुत हाई होता है। डेट टू इक्विटी कंसिडर किया जाता है लेकिन एक लेवल के बाद, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जाहिर सी बात है कोई भी बैंक 1 रुपए का इक्विटी देता है, उसके सामने 4 से 5 रुपए का डेट रहता है, तो डेट टू इक्विटी उनका हाई होता है। लेकिन आप मान लीजिए किसी बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 1 रुपए के डेट के सामने 15-16 रुपए का, 1 रुपए की इक्विटी के 15-16 रुपए का डेट खड़ा कर, तब वो एक कंसर्निंग सिचुएशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बोला, अब नेट इनकम मार्जिन तो पूरा नेगेटिव में, रिटर्न ऑन इक्विटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन 15 से 20 ये मिनिमम रेंज है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए। ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोल लीजिए आप, 15 से नीचे तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए दोस्तों, ये 23 से घट के 22-19, उसके बाद ये नेगेटिव में चल रहा है। अब आप बोल सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में वो 28 से -21, -28, उसके बाद -3, तो ये ऊपर की तरफ जाने के ट्रेंड में है। लेकिन ये पता चलेगा आगे बिजनेस के ऊपर। अब जो जैसे कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे डेट टू इक्विटी उतना मैटर नहीं करता, लेकिन आप देख लीजिए जिसका डेट टू इक्विटी 1 से कम है। क्यों है 1 से कम? बैंक का डेट टू इक्विटी 1 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पैसा ही उठाते हैं बाहर से। तो 1 से कम क्यों है, उसका अलग अलग रीजन होंगे। या तो बैंक बाहर से पैसा उठा नहीं रहा है, लेंड नहीं कर रहा है, या गवर्नमेंट जो दे रही है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे बैंक के बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करना बहुत थोड़ा ये अलग टाइप का आपको स्किल चाहिए। इसके लिए हम एक मैन्युफैक्चरिंग या मैं जैसे बोला कि अदर सेक्टर को जैसे हम वैल्यूएशन देते हैं बैंक्स को, हम नहीं दे सकते। लेकिन डेट टू इक्विटी इतना कम नहीं होना चाहिए। डेट टू इक्विटी इतना कम है मतलब फंड रेजिंग में इशू हो सकता है, आप पैसा नहीं उठा पा रहे हो, या फिर और भी कोई रीजन है कि आपका कहीं ना कहीं पैसा चोक हुआ है, इसीलिए। नहीं तो 2 to 3 टाइम्स तो रहता ही। आप देख लीजिए ये बहुत कॉमन है, 1.2 1.53 का अगर आपका है तो ये बहुत कॉमन है डेट टू इक्विटी बैंक्स के लिए। अगर ये 200-300 ये अगर 4 टाइम्स भी होता ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ये 1 से कम हो गया है। तो ये दिखाता है कि आपका डेट टू इक्विटी मतलब आप बाहर से पैसा उठा नहीं रहे हो, उठा नहीं पा रहे हो, क्या है वो अलग रीजन है। यहाँ पे और एक चीज जो है कंसर्निंग है, आप इनका देखिए असेट टर्नओवर है या फिक्स्ड असेट टर्नओवर तो अच्छा है, लेकिन इनका जो असेट टर्नओवर है ये दोस्तों बहुत कम है। तो असेट टर्नओवर एक ऐसा चीज है कि भले ही पैसा है लेकिन पैसा भी तो घूमना चाहिए ना। पैसा जितना अच्छे से घूमेगा, जितने बार घूमेगा उतना प्रॉफिट होगा। तो पैसा अगर कम घूमेगा तो इशू है, मतलब आप एफिशिएंसी बढ़ाना पड़ेगा उनको। तो ये भी एक पॉइंट है जो ध्यान देने वाली बात है। तो मैं फिर से एक बार बोल लूँ कि आपको अगर बैंक्स के बारे में उसका रेशियो एनालिसिस करना है या बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जाना है तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी चेक कीजिए बैंक का। और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये बताता है कि भाई वो पैसा तो ऐसे बाहर से उठा रहा है, तो वो जो पैसा उठा रहा है उस पर वो कितना रिटर्न दे रहा है शेयर होल्डर को।
1 रुपये अगर उठा रहा है और 20% का उनका आरओई है, तो मतलब 1 रुपये में वो 20 पैसा कमा के दे रहा है आपको। 1 रुपये 20 पैसा आपको दे रहा है वो, आप अगर 1 रुपये दे रहे हो तो इस तरीके से। और रिटर्न ऑन इक्विटी बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट रेशियो है। वैसे अगर आप रेशियो एनालिसिस के ऊपर जानना चाहते हैं तो मैंने उसका अलग सीरीज बनाया है, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा मैं, आप उसको देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई फंडामेंटल्स की बात। अभी टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। आप इसका चार्ट पैटर्न देखिए, ये पिछले आपने अगर 2003-05 में लिया होगा तो यहाँ पे 65-66 के पास है ये 60 रुपए के पास। वहां से 2010-11 में गया था ये अराउंड 275-70-80। उसके बाद फिर से गिरा है, फिर से उठा है, फिर से गिरा है। आप बोल लीजिए दोस्तों इस पैटर्न में पिछले 10 साल से है। आप अगर यहाँ पे खरीदे होते 2005 में, आप कहाँ खड़े हैं? वहीं खड़े हैं। 14 साल 15 साल हो गए आप वहीं पे खड़े हैं। अब देख लीजिए, अब मैं टेक्निकल्स की बात करूंगा तो प्योरली चार्ट्स, कीपिंग फंडामेंटल असाइड, टेक्निकल्स में क्या दिख रहा है? टेक्निकल्स में हमको ये दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, तो प्लीज अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये चारों चीजें पहले, प्रॉफिट नहीं, ये चारों चीजें पहले। आप अपना सब रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट लेवल पे है तो आपका सपोर्ट लेवल ये है, ये टूटा तो आपको निकल जाना है, ये सोच के। और इसके लेवल्स जहां तक है, इसके लेवल्स आप देख लीजिए, ये 100 के आसपास है, 90 या 100 के बीच का है। उसके बाद वो क्रॉस किया तो 150, वो क्रॉस किया तो 250, 270, उस तरीके से जाएगा। लेकिन ये आने वाले दिनों में है। और उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है फंडामेंटल का सपोर्ट, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है। बिजनेस कैसा आगे जाके चेंज होता है, फंडामेंटल कैसे सपोर्टिंग होते हैं, इंप्रूव होते हैं, ये उसके ऊपर जितने और फंडामेंटल्स इंप्रूव होना शुरू किए, जैसे आप देखेंगे शेयर प्राइस मूवमेंट वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो इतनी तेजी से घूमेगा। हो सकता है कि 2, 5, 6 महीने में ही ये आपको दुगने तिगुने रिटर्न्स दे दे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे, बैंक के बिजनेस पोटेंशियल पे और उनके बिजनेस चलाने के तरीके में। तो ये चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल्स तो बता दिया, लेकिन आप प्लीज़ अपना रिसर्च करके ही टेक्निकल एनालिसिस के, अगर टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट का सिलेक्शन करते हैं तो प्लीज़ अपना रिसर्च करके कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत कीजिए। यहाँ पे जो सपोर्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो तो है, लेकिन आप अपना रिसर्च, पढ़ाई करना पड़ता है इसके लिए, वो करके ही कीजिए। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पिछले अप्रैल से या 2018 से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में था, वो अक्टूबर से ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया है। तो जैसे कि मैंने बोला, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, आपको रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले है। तो इसका यहाँ पे दिख रहा है कि ये इसका रेजिस्टेंस जोन है अराउंड 70 से 72 के बीच में। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो आप इसके बीच में भी ट्रेड हो रहा है। तो आप अगर ट्रेड करने की सोच भी रहे हैं तो आप उस हिसाब से ट्रेड कीजिए कि आप अपना कहाँ पे लेना है, कितना लेना है, मेरा सपोर्ट क्या है, मेरा रेजिस्टेंस क्या है। उसके ऊपर गया तो जब जाएगा तब देखा जाएगा कब तक और कहाँ तक जाता है। लेकिन आप जहाँ ट्रेड कर रहे हैं तो अपना यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न दिख रहा है, आपका सपोर्ट आ जाता है इस लेवल पे, आपका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो इसके बीच में ही आपको ट्रेड करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट आप अपना करके ही फिर लगाइए पैसा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था शुरुआत में, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये स्टॉक फ्लैट है। आप पिछले 10-15 साल का देखिए, स्टॉक फ्लैट है, गिरा नहीं है। लेकिन अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी होती, अभी तक ये 5-6 रुपए पे आ जाता, या हो सकता है बैंकरप्ट भी हो जाता, लेकिन वैसा नहीं है। और इसका बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का होना। और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी रही, इनके मैनेजमेंट चेंजेस प्रोमिनेंट रहे, इनका बिजनेस मॉडल बदलता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है, बहुत सारी चीज़ें वो होती है, तो आपको शेयर प्राइस में बहुत तेज़ी का मूवमेंट देखना मिलेगा। लेकिन वो फ्यूचर की बात है। अगर एक प्राइवेट बैंक का होता तो हम ये कयास लगा सकते थे कि हाँ, उनका मैनेजमेंट, उनका बोर्ड ऐसा करेगी और पीछे आरबीआई उनको पुश करेगी। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है,
वहाँ भी ये सब चीज़ें बड़ी हर्डल होती है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपना थीसिस समझ के उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट लगाइए। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के लिए आपको बता दिया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले रखिए। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत कीजिए, अपना एनालिसिस करके ही उसको खरीदिए या बेचिए किसी भी स्टॉक को। तो चलिए दोस्तों, इसी अपडेट के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन बताना भी ज़रूरी था बिजनेस मॉडल और ये सब के बारे में, क्योंकि बैंक है तो थोड़ा अलग तरीके से ही उसको देखा जाता है, किसी और इंडस्ट्री सेक्टर के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कुछ नया जानने मिला होगा। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और अपने थॉट जो है कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।